मानव सृष्टि के समस्त प्राणियों में अन्य बातों के अलावा जिस गुण के लिए, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सबसे अलग है, वह है उसकी बुद्धि, उसका इंटेलिजेंस। मानव इनहेरेंटली, बुनियादी तौर पर इंटेलिजेंट होता है और मशीन का जब आविष्कार हुआ तो मशीन भी धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन जब मानव की बुद्धि और मशीन की बुद्धि एक हो जाए, अर्थात मशीन की बुद्धि मानव की बुद्धि को पढ़ ले, तो कितना बड़ा परिवर्तन और कितना बड़ा क्रांति हो सकता है। और इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मित्रों, यह विषय इतना व्यापक है कि आप चाहें इसकी तकनीकी पहलू को जानें अथवा न जानें, इसके विषय में आपका कोई ज्ञान हो अथवा न हो, आप इससे बच नहीं सकते। जिस क्षण मोबाइल आपके हाथ में आता है और उसका इंटरनेट आप ऑन करते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगोश में चले जाते हैं। आपने पाया होगा कि जिस वीडियो को यूट्यूब पर आप बार बार देखना चाहते हैं या जिस तरह के विषय को आप देखना चाहते हैं फेसबुक, यूट्यूब या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म में, वो विषय बार बार आपके स्क्रीन पर आते हैं। गूगल में जिन विषयों को, जिस क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को आप ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उससे मुतल्लिफ, उससे संबंधित विषय बार बार स्क्रीन पर आते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि सबके पीछे बैकएंड में एक चीज़ काम कर रहा होता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके 3 पक्ष पर आज हम बात करेंगे। पहला, इसका उद्भव, इसका विकास कैसे हुआ, संक्षिप्त में। दूसरा, इसके जोखिम कितने हैं, इसके तकनीकी विकास के कारण कितना बड़ा खतरा मानव सभ्यता और हमारी प्राइवेसी पर है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, हमारे आर्थिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर कितना बड़ा थ्रेट है, उसकी चर्चा करेंगे। और इसके रेगुलेशन कैसे किए जाएं, इस पर भी चर्चा करें। आपको बताते चलें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक व्यापक कानून सबसे पहली बार यूरोपियन यूनियन ने बनाया है और उसके मसौदे तैयार हो गए हैं, जिस पर 2024 में यूरोपीय संघ के सभी देश मतदान और विमर्श करेंगे। और अगर ज़रूरी हुआ और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 में दुनिया का सबसे पहला प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून बनकर तैयार हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट यदि आप इसके उद्भव की बात कहें तो एलन ट्यूरिंग नामक व्यक्ति ने सबसे पहले 1950 में इसकी कल्पना की थी और उनको इसलिए मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। इन पर एक फिल्म भी बनी थी। उस फिल्म का नाम था द मैन हु क्रैक्ड द नाजी कोड। इसके बाद से फिर चीज़ें और आगे बढ़ी और 2000 के दशक में एक बहुत ही शानदार किताब इस पर प्रकाशित हुई और उस किताब का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न अप्रोच, स्टुअर्ट आर रसेल का है। तो कहने का तात्पर्य है कि 20वीं सदी के मध्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होना शुरू हुआ। लेकिन कोविड के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वह एक विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा हम सब लोग जानते हैं, विज्ञान के 2 अवयव हैं। पहला तकनीक, टेक्नोलॉजी, और दूसरा इंटेंशन यानी नियत। विज्ञान अपने आप में एक स्थूल निर्जीव चीज है। तकनीक होने से कुछ नहीं होता। अगर इंटेंशन ठीक न रहे तो वह तकनीक विध्वंसकारी भी हो सकता है। जिस तरह से साइबर अपराध इस देश और इस राज्य में बढ़े हैं, ये आने वाले किसी बड़े खतरे की ओर हमें इशारा करते हैं। आए दिन अखबार में आप पढ़ेंगे कि साइबर फ्रॉड के कारण एटीएम से पैसे निकाल लिए गए, बैंक हैक कर लिया गया, अकाउंट हैक कर लिया गया, वगैरह वगैरह।
फेसबुक पर कितने तरह के फ्रॉड होते रहते हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में बहुत प्रोएक्टिव स्टेप भी उठाए हैं और राज्य के समस्त जिलों में साइबर थाने स्थापित किए गए हैं, जहां यंग लड़के, डीएसपी रैंक के लड़के जो अपेक्षाकृत अन्य लोग से ज़्यादा टैक्स सेवी हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कहते हैं ना, हम डाल डाल तो वो पात पात। इस बात से कौन इनकार करेगा कि जिस तरह के मेथडोलॉजी ये साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस गति से तेजी आगे नहीं बढ़ रही है। वो एक अलग विषय है जिस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। तत्काल हम लोग इस कानून के संबंध में बात करें। ये कानून बहुत प्रभावी और बहुत शक्तिशाली बनने जा रहा है और भारत को भी इस कानून से बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये बताते चलें कि आज तक इस देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई व्यापक और प्रभावी कानून नहीं बन सका है। इस कानून के, ये जो यूरोपियन यूनियन का जो ये कानून है, AIEU एक्ट बोलते हैं इसको, इसके जो उद्देश्य हैं वो 3 उद्देश्य हैं। पहला, सिक्योरिटी और रेगुलेशन, यानी सुरक्षा और उसका रेगुलेशन, विनियामक जिसको बोलते हैं। दूसरा, मोरालिटी एंड थॉट्स, और तीसरा, डाटा की गोपनीयता। तो इन तीनों चीज को इस एक्ट में समाहित किया गया है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इस पूरे कानून को 3 भाग में समझिए। पहला, इसकी टेक्नोलॉजी। दूसरा, इसके जो रेगुलेशन है वो। और तीसरा, कौन सा वो बॉडी होगा जिसको रेगुलेट करेगा, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पक्ष। आपने सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, जीवीटी चैटबॉट का नाम। आप सोच करके देखिए, वो यद्यपि अभी प्रोटोटाइप है, लेकिन सैकड़ों कठिन टेस्ट को उसने पास कर लिया है। वो एप्लीकेशन जब बाजार में आ जाएगा तो उसके खतरे को जरा समझिए। वो किसी के वॉइस को पहचान कर वैसे ही वॉइस बना सकता है। वो आपके फेस को पहचान करके, रिकॉग्नाइज करके आपके पर्सनल डाटा सेफ्टी में घुस सकता है। आप एक कल्पना कीजिए कि कहीं वो आपके आधार में इन कर गया, आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया, तो क्या हो सकता है। और इसी उद्देश्य से ये कानून बनाया गया, क्योंकि अगर ये कानून नहीं बना तो तकनीक के साथ अगर बैड इंटेंशन आ गया तो विध्वंस मचा देगा। आपको बताते चलें कि भारत में इसकी क्यों आवश्यकता है। इस देश का लगभग 35-36 लाख करोड़ का जो बजट है, उसके 90-95% राशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर होती है। उसको PFMS प्रणाली बोलते हैं, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। राज्य सरकार ने भी वैसी प्रणाली डेवलप की, उसको CFMS बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। राज्य का लगभग 2-2.5 लाख करोड़ रुपया इसी माध्यम से ट्रांसफर होता है। अब आप सोच लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई डिवाइस या कोई एप्लीकेशन इस पूरी प्रणाली में प्रवेश कर गया और 1 घंटा के लिए इस सिस्टम को हैक कर दिया, तो लाखों करोड़ रुपए सरकार के, यानी हमारे और आपके टैक्स पेयर्स के पैसे की चोरी हो सकती है। इसलिए ऐसे कानून की आवश्यकता इस देश में भी है। हम उस पर अभी बाद में बात करेंगे कि इस देश में उस संबंध में क्या काम हो रहा है, लेकिन पहले इस कानून के मसौदे को समझिए। इस मसौदे में जो थ्रेट परसेप्शन है उसको 4 लेवल पर रखा गया है। यानी जो एप्लीकेशन डेवलप किए जाएंगे, जो कंपनी डेवलप करेंगे, उस एप्लीकेशन के 4 थ्रेट के लेवल होंगे, जोखिम के 4 स्तर होंगे। पहला, एक्सेप्टेबल लेवल, यानी वैसे एप्लीकेशन जिसको अलाउ किया जाएगा, जो सामान्यतः मीडिया में या अन्य स्टूडेंट के पढ़ने में, उन चीज़ों में काम आएगा, शिक्षा में आएगा, चिकित्सा में आएगा, वगैरह वगैरह। दूसरा जो लेवल है उसको बोलते हैं मॉडरेट लेवल, यानी थोड़ा सा जोखिम, यानी लिमिटेड लेवल। तो उसमें रेगुलेशन रहेगा कि इसके थ्रेट परसेप्शन लिमिटेड हैं, तो उसमें कुछ शक्तियां रहेंगी, कुछ रेगुलेशन रहेगा। थर्ड लेवल उसको बोलते हैं हाई रिस्क। हाई रिस्क में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन रहेगा, यानी अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन बनता है
और उसमें ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो इंटेलिजेंस ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर सकता है तो उसको हाई लेवल में रखा जाएगा, उस पर सख्त निगरानी रखेगी। और चौथा है अनएक्सेप्टेबल, यानी वैसे एप्लीकेशंस, वैसे फीचर्स जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसको आम आदमी की तरह यूँ समझिए कि कोई AI एप्लीकेशन अगर डेवलप करती है कंपनी, तो वो उस पूरे निगरानी के दायरे में आएगा और उसको उसके पूरे एप्लीकेशन के फीचर्स को इस 4 लेवल के थ्रेट परसेप्शन में रखा जाएगा। अब सवाल यह है कि जो चारों थ्रेट परसेप्शन है, इसका रेगुलेशन कैसे होगा? इसके रेगुलेशन के लिए वहाँ एक बॉडी बनाने का प्रस्ताव है, एक अथॉरिटी बनेगी जो इसको देखेगी। अब अगर कोई कानून, आप सब लोग जानते हैं कोई कानून बनता है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। और इस कानून के मसौदे को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इन थ्रेट परसेप्शंस या जो लेवल ऑफ रिस्क दिया गया है, इसको कोई अगर वायलेट करेगा, यानी कोई इसका उल्लंघन करेगा, तो उसमें इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि कोई कंपनी का टर्नओवर अगर $10 बिलियन है और उसने कोई एक एप्लीकेशन बनाया, AI एप्लीकेशन बनाया, और वो हाई रिस्क जोन का था और उसने जो शर्तें लगाई गई थी उसका उल्लंघन किया, तो उसके टर्नओवर का 3% तक फाइन हो सकता है। अब आप सोच करके देखिए कि अगर $10 बिलियन का 10% आप निकाल लें तो कितना ज़्यादा होता है। तो बहुत हेवी फाइन के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन और उसके ऑपरेशंस को भी बंद करने का प्रावधान इसमें किया गया है। और ये जो नियामक है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो बनेगी और जो इस कानून के प्रस्ताव को और इस कानून के इंग्रेडिएंट्स को लागू करेगी। ये तो एक मोटे तौर पर हुआ कि यूरोप में जो कानून बना है वह कानून इतना सख्त है, इतना व्यापक है, उस पर चर्चा हो रही है। आप सब लोग जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं, उन लोगों ने मिलकर ये संघ बनाया है और उन सब में बातचीत करके अगर सब ठीक ठाक रहा तो 2025 में यह कानून लागू हो जाएगा। भारत में क्या स्थिति है, इसको जरा देखिए। क्या भारत इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है? क्या भारत में इस थ्रेट परसेप्शन को नहीं समझा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका डाटा चोरी हो रहा है? आप देखते होंगे कहीं बैंक से फोन आ जाता है, कहीं कोई लोन देने वाली कंपनी आपको फोन कर देती है। वैसा इसलिए होता है कि आपके डेटा की चोरी हो रही है और ये बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी लिमिटेड उपयोग ही ऑफकोर्स हो रहा है, लेकिन जब इसका व्यापक उपयोग होने लगेगा, वो GBT चैटबॉट का फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन कमर्शियल अगर आ गया, तो आप सोच करके देखिए कि अगर आपके आधार में पेनिट्रेट कर गया, आपके बैंक में पेनिट्रेट कर गया, आपके मोबाइल को हैक करके उसका OTP ले लिया, तो सरकार क्या, हर एक इंडिविजुअल के फाइनेंशियल सिक्योरिटी और उसके अन्य चीज़ों पर खतरा हो सकता है। भारत सरकार इस संबंध में क्या कर रही है? सबसे पहले ये समझिए कि हमारी एक राष्ट्रीय रणनीति है AI फॉर ऑल, मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल करके हमारी नीति है और इसको 2018 में शुरू किया गया। इस रणनीति पर भारत सरकार काम कर रही है। AI फॉर ऑल से क्या मतलब है? आप इसको यूं समझें कि प्रगति, आविष्कार, खोज और तकनीक का विस्तार, इसको आप रोक नहीं सकते, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेंड पूरी दुनिया में डेवलप कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, और अगर आप ये सोचेंगे कि हम उसको रोक देंगे, अपने देश में प्रवेश नहीं करने देंगे, तो ये संभव नहीं है, उसके दूसरे दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए उसको रेगुलेट करना है। तो भारत सरकार की रणनीति है कि AI फॉर ऑल, यानी हर लोगों के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करे। इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चल रहे हैं और हमारी जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने इंडिया AI की शुरुआत की है। तो ये शुरुआती दौर के कदम है। डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी एक्ट पर विचार हो रहा है, हालांकि वो उतना व्यापक नहीं है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार, ट्राई जिसको बोलते हैं, जो टेलीकॉम सर्विसेज को और उन कंपनियों को रेगुलेट करती है, उसने जोखिम आधारित ढांचे का भी निर्माण किया है। ये सभी तकनीकी बातें हैं और मुख्य रूप से आपको बताते चलें, फिर हम उसकी विवेचना कर देंगे। अभी मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 जगह इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस और इसके पॉजिटिव प्रयोग किए जा रहे हैं। पहला हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने अनुसंधान में, मतलब
ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें AI का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पूंजी बाजार यानी जो स्टॉक मार्केट है, सेबी ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और शिक्षा जगत, हमारी जो नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें भी इसके प्रयोग किए जा रहे हैं, लिमिटेड प्रयोग ही किए जा रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दें यहीं पर, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अभी हाल में आप देखिएगा, मैंने अपने फेसबुक में भी टैग किया है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए एक उद्योग जगत के एक बहुत बड़े शख्स का वॉइस रिकॉर्ड करके और एक देश के प्रतिष्ठित अखबार को बैकग्राउंड में टैग करके फेसबुक में चलाया जा रहा है। And makes it possible to receive a stable passive income. By investing from 30,000 rupees, you can receive up to 900,000 rupees per month. The investments we currently accept account for 93 of successful transactions, and they are growing. Artificial intelligence analyses are issued every millisecond. Everyone can join the platform. It's simple. Don't miss the opportunity to change your life. Leave your applications at the link below and our managers will contact you. ये सारे स्कैम है जो AI का प्रयोग करके किए जा रहे हैं। जब ऐसी चीज़ों को आप देखते हैं तो उसको ऑप्शन होता है फेसबुक में, उसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए ताकि ये चीज़ें अथॉरिटी के सामने जाएंगी। तो वो इसके परिणाम है। आप सोच करके देखिए कि कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किसी देश के किसी बड़े उद्योगपति, बड़े नेता या बड़े शख्सियत का वॉइस को इम्यूलेट कर दे, उसको इमिटेट करके और अगर कोई चीज़ कह दे तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। मित्रों, दुनिया में कुछ आविष्कार और कुछ खोज हुए जिसने समस्त सभ्यता को बदल करके रख दिया है। सबसे पहला खोज था आग का, फायर। जब आग का खोज हुआ तो इंसान जो पहले कच्चे भोजन खाता था उसको पका कर खाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खोज था जिसने सभ्यता में क्रांति ला दी, वो था पहिए का। आबादी चलयमान हो गई और एक दूसरे जगह हम लोग मूव करने लगे और सेटलमेंट शुरू हो गया। तीसरी खोज थी, हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनेट का खोज, 1993। इंटरनेट के खोज ने समस्त दुनिया को एक विलेज बना दिया। चौथा सबसे महत्वपूर्ण खोज था बिजनेस के वो मॉडल जिसने दुनिया में क्रांति ला दी और फर्स्ट जनरेशन के यंग एंटरप्रेन्योर्स बिलियनायर्स होने लगे। उसमें कई बिजनेस के मॉडल हैं, स्टार्टअप्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मॉडल्स हैं, हेल्थ के कोच हैं, एक निशे मॉडल है जो लोकल और एक क्षेत्र आधारित मांग पर प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। तो ये नए मॉडल्स ने बिजनेस जगत में जो परंपरागत जो खानदानी बिजनेस का जो वर्चस्व था उसको तोड़ना शुरू कर दिया। और आप पाएंगे कि नए बच्चे इन स्टार्टअप्स को शुरू करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स और स्किल डेवलपमेंट के संबंध में मैंने हाल में ही BIT मेसरा में एक व्याख्यान भी दिया था। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण खोज आविष्कार है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसने इंटरनेट के धार को इतना तेज और इतना तीखा कर दिया है कि अगर इसका सही से प्रयोग नहीं हो तो यह किसी की जान भी ले सकता है। आप सब जानते हैं कि जब कलाशनिकोव राइफल बनाया था कलाशनिकोव ने, तो उसने कल्पना ये की थी कि इससे सुरक्षा किया जाएगा, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में पड़ने के साथ ही आतंक का जो विभत्स रूप दुनिया ने देखा है, कलाशनिकोव जिसको हम लोग AK-47 और AK-56 शॉर्ट में बोलते हैं, असॉल्ट कलाशनिकोव राइफल बोलते हैं, कितना विध्वंस और कितना हिंसा फैलाया उसने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसा ही धारदार तलवार है, वैसा ही वेपन है जो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन अगर इसको ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया, समस्त आबादी को एजुकेट नहीं किया गया और इसके प्रयोग में अच्छे इंटेंशंस को नहीं मिलाया गया तो इसके बड़े घातक परिणाम होंगे। लेकिन यदि राष्ट्र ने ऐसा ही व्यापक कानून बनाया और हम सबों ने इसको पॉजिटिव वे में अपनाया तो आप यूं समझ लें कि इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे देश का कौशल, हमारे देश का में जो प्रतिभा है, इस चारों का जो सम्मिश्रण होगा, देश के युवाओं की प्रतिभा, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारी अच्छी सोच, अगर ये चारों का मिश्रण हो गया
तो आप यूं समझें कि यह मिश्रण हमारे देश को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। और आने वाले समय में हम समस्त दुनिया में न सिर्फ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, बल्कि हमारे पास सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बनेगा। नमस्कार।